हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि आज संडे है और संडे को हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस वैसे हमने काफ़ी की थी, अभी लास्ट वीक में लगातार 3 से 4 दिन हमारी प्रैक्टिस चली थी। लेकिन उसमें हमने मिक्स अप क्वेश्चन किए थे, किसी एक ब्रांच का क्वेश्चन नहीं था। फिर आपकी डिमांड आई कि आपको कलर का टॉपिक वापस से क्लियर करना है, तो हमने कलर के टॉपिक को डिस्कस किया। साथ ही साथ आप आरडीए के लिए परेशान थे, तो हमने आरडीए का भी टॉपिक डिस्कस किया। मुझे अच्छा लगा जब हमने पहली बार यानी कि जो पहला पार्ट आरडीए का डाला, तो आप सभी ने उसको बहुत प्यार और सपोर्ट दिया और हमारे जो है उसमें आपके व्यूज़ भी काफ़ी आए थे। तो हमें लगा कि आप जाग चुके हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, आप जाग चुके हैं और आप जुट गए हैं तैयारी में। लेकिन कल की जो क्लास आपकी हुई थी यानी कि आरडीए का सेकंड पार्ट जो हमने आप अपलोड किया था, उसको देखकर ऐसा लगा कि वापस से आपको झपकियाँ आ रही हैं। तो आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। आपके पास अब झपकियाँ लेने का समय नहीं है, आँखें खोलकर, जाग कर पढ़ने का समय है। तो आप में से जिन्होंने भी सेकंड पार्ट नहीं देखा है आरडीए का, एक बार क्लास ज़रूर लीजिएगा क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपका फर्स्ट पार्ट था, उतना ही इम्पोर्टेंट आपका सेकंड पार्ट है। क्योंकि जो पहला पार्ट था उसमें हमने क्या-क्या डिस्कस किया था। हमने जैसे आपके प्रोटीन डिस्कस किए थे, आपके कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया था, एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था कि कितनी रिक्वायरमेंट किसको होती है। साथ ही साथ हमने वेट के बारे में चर्चा किया था कि एक महिला और पुरुष का वेट कितना होना चाहिए। इसी के साथ-साथ हमने फैट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात की थी। अगर देखा जाए तो हमने जो फर्स्ट पार्ट था उसमें क्या देखा था, उसमें आपके जो दीर्घ पोषक तत्व थे उनकी चर्चा की थी। लेकिन जो हमने दूसरा पार्ट डिस्कस किया उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने जो आपके इम्पोर्टेंट मिनरल्स थे उनके बारे में चर्चा किया। साथ ही साथ हमने विटामिन के बारे में चर्चा किया। अगर आपने क्लास नहीं ली है तो जाकर देखिए क्योंकि ये यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और ये वाला चार्ट भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले तो आप आरडीए आरडीए परेशान थे। जब फर्स्ट पार्ट आरटीए का गया तब भी आपके अंदर काफ़ी उत्साह दिखी। आप में से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका भी आंसर दिया। साथ ही साथ आपने जो है वहाँ पर बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिखाया। लेकिन जैसे ही आपका सेकंड पार्ट गया आप सभी लोग निद्रावस्था में आ गए। तो जागो, जागो, उठो, देखो, समझो, पढ़ो, ठीक? सोने का समय नहीं है। आज की जो आपकी क्लास है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो कलर का टॉपिक हुआ था, कलर के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन बन पाए यानी कि यहाँ पर वैसे हमने सोचा था कि और भी आपके टॉपिक को इंक्लूड कर लेंगे हम। जैसे आप में से काफ़ी लोग का डिमांड था कि जो कुकिंग मेथड्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन कराए जाएँ। साथ ही साथ जो आपके खाद्य संरक्षण यानी कि फूड सेफ्टी वाली टॉपिक करवाई थी वो वहाँ सबसे आप क्वेश्चन करना चाहते थे। तो हमने सोचा था कि आज की क्लास में इंक्लूड कर लेंगे बट जो आपका कलर का टॉपिक है हमने देखा तो कलर के टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। तो आज की जो आपकी क्लास है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कलर के टॉपिक ही डिस्कस होने वाले हैं, जिसमें जो स्टार्टिंग के 29 क्वेश्चन हैं वो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो आपके पीवाईक्यू हैं और आपके कुछ बुकों से ही इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और बार-बार पूछे गए थे तो हमें ना चाहते हुए भी उनको इंक्लूड करना पड़ा। ठीक? चलिए बढ़ते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका वस्त्र में संरचनात्मक डिजाइन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आपके लिए आपको एक काम करना है। जैसे आपने तो अलग-अलग ब्रांच के क्वेश्चन ये टॉपिक बता दिए कि जैसे आप में से किसी को फूड वाला चैप्टर करना है, कुकिंग मेथड्स करना है,
किसी को और 1-2 टॉपिक मैंने देखा था, तो इसकी डिमांड थी। बट स्पेशली अगर होम मैनेजमेंट होम मैनेजमेंट का कोई टॉपिक आपका रह गया हो, तो एक बार आप कमेंट करिएगा, अदरवाइज़ हम कल अपने हिसाब से कोई टॉपिक करवाएँगे। क्योंकि आप लोग जब तक ये जो आपका पीडीएफ तैयार करना होता है, मैं रात में ही कर लेती हूँ। जैसे ये जो आपका ये पीडीएफ है, क्वेश्चन सीरीज़ है, इसको मैंने कल रात में ही तैयार किया। तो जो आपके क्वेश्चन या जो भी आपकी थ्योरी की क्लास होती है, उसका पीडीएफ मुझे 1 दिन पहले ही बनाना पड़ता है। तो अगर आप जब भी क्लास देखें, 3 पीएम पर आपको क्लास मिल जाती है, तो आप जब भी क्लास देखें तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर होम मैनेजमेंट से कोई आपकी ऐसे स्पेशल टॉपिक की डिमांड होगी, तो आप मुझे आज ही कमेंट कर देना, ताकि मैं रात में उसका पीडीएफ तैयार कर सकूँ और कल आपके लिए क्लास बना सकूँ, ठीक? और अगर थोड़ा-सा टाइम मैनेज करना होता है, तो नहीं तो मैं सुबह ही आपके लिए बना दूँ पीडीएफ। बट आप कोशिश करिएगा, अगर आज आपका कोई टॉपिक स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना हो, लेकिन ध्यान रखिएगा वो होम मैनेजमेंट से होना चाहिए। अदरवाइज़ हम किसी और टॉपिक को भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर अगर हम अभी होम मैनेजमेंट लेकर चल रहे हैं, तो एक बार हमें जो होम मैनेजमेंट के टॉपिक हैं, उनको कवर अप कर लेना चाहिए। देन हम अगले टॉपिक पर या अगले ब्रांच पर बढ़ेंगे, ठीक? चलिए, यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वस्त्र में संरचनात्मक डिज़ाइन किसके द्वारा बनाया जाता है? क्या मोती के द्वारा बनाया जाता है? क्या कॉलर के द्वारा बनाया जाता है? क्या झालर के द्वारा बनाया जाता है या इन सभी के द्वारा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारे के सारे चीज़ तो हमारे जो है कपड़ों में लगते हैं या वस्त्रों में, इन सारी चीज़ों से हम डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन एक शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, संरचनात्मक। संरचनात्मक और आपका एक सजावटी, 2 प्रकार की डिज़ाइन आपने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो। आपको पता होना चाहिए कि ये जो मोती है और ये जो झालर है, ये दोनों के दोनों आपके संरचनात्मक डिज़ाइन के नहीं, बल्कि जो आपके सजावटी डिज़ाइन हैं, उनमें उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका सिर्फ़ कॉलर ही एक ऐसा बच रहा है, जो कि संरचनात्मक डिज़ाइन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक? पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया कि वस्त्रों में संरचनात्मक डिज़ाइन कॉलर के द्वारा बनाया जाता है, जबकि झालर और मोतियों के द्वारा हम सजावटी डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है। किसी रंग का हल्का या फिर गहरापन क्या कहलाता है? उम्मीद है कि आप ह्यू, क्रोमा और वैल्यू यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को गलत कतई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने ये आपको बार-बार बताया था कि ह्यू क्या है, क्रोमा क्या है, वैल्यू क्या है, यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक? तो आपको बताना है कि जो किसी रंग का हल्का और गहरापन है, ये क्या कहलाता है? क्या ये ह्यू कहलाता है? क्या ये आभा कहलाता है? क्या ये आपका तीव्रता कहलाता है या फिर उपरोक्त सभी? अब ये आप सोच रहे होंगे, नया वर्ड आभा तो हमने पढ़ा ही नहीं, बट ये आपका पीवाईक्यू भी है। डिक्टो क्वेश्चन आपके ये जो एनसीईआरटी बेस्ड है वहाँ का है, ठीक? तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनसीईआरटी हमारी बेस्ड बुक है, वहाँ से डिक्टो क्वेश्चन उठा के आपके पेपर में रख दिया गया था। आभा का मतलब वही ह्यू, ये आपका क्या है, वैल्यू। तो जो रंग के गहरेपन और हल्केपन को दर्शाता है, वो कहलाता है आपका आभा। क्या कहलाता है? आभा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है किसी परिधान में एक भाग का दूसरे भाग से संबंध डॉट अनुपात द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कौन सा अनुपात सही होता है? तो ये आपका थोड़ा-सा फैक्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि किसी परिधान में एक भाग का दूसरे भाग से जो संबंध होगा, वो या तो 3:5 हो सकता है, 5:8 हो सकता है, 5:13 हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है किसी परिधान में, किसी भी परिधान में आकृति एवं रूप का संबंध किस
से दर्शाया जाता है? वैसे आप सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ पर कलर का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये वस्त्र परिधान ये क्यों आ रहा है? क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी वेस्ट बुक है, उसमें जो कलर का टॉपिक दिया गया है, वो आपके जो एक जहाँ पर वस्त्र वाला टॉपिक दिया गया है, वहीं पर दिया गया है कि हम वस्त्रों को किस तरह से रंगते हैं, किस वस्त्र पर कौन-सा रंग लगाएँगे, किस महिला के लिए किस प्रकार की रेखाएँ, ये सारी चीज़ें आपको एक में दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं का है, इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लाए गए हैं। तो किसी परिधान में आकृति एवं रूप का संबंध किससे दर्शाया जाता है? क्या वो पैटर्न से दर्शाया जाता है, अलंकरण से दर्शाया जाता है, सजावट से दर्शाया जाता है या फिर उपरोक्त सभी से? तो किसी भी अगर हम बात कर रहे हैं परिधान में आकृति और रूप का संबंध पैटर्न से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? पैटर्न से दर्शाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन-सी रेखाएँ लंबाई का एहसास दिलाती हैं? आपने पढ़ रखा है ना कि कौन-सी रेखा आपको लंबाई को दर्शाती है, कौन-सी आपके चौड़ाई को दर्शाती है। तो आपको बताना है कि जो लंबी रेखा है, वो आपको किस चीज़ का एहसास दिलाएगी? क्या तिरछी रेखाएँ दिलाएँगी? सॉरी, यहाँ लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो लंबाई को कौन-सी रेखा प्रदर्शित करेगी? तिरछी रेखा जो होगी ये वाली या क्षैतिज रेखा ये वाली, क्षैतिज को ही हम पड़ी रेखा के नाम से भी जानते हैं। वक्र रेखा जो ऐसे, ये वक्र भी आपका किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे अगर हम वक्र की बात करें तो ऐसी रेखाएँ भी आपकी वक्र होंगी, इसको भी वक्र रेखाएँ कहेंगे। ये भी आपकी वक्र रेखाएँ हैं, ये भी आपकी वक्र रेखाएँ हैं, ठीक? तो वक्र रेखाएँ अगर बिल्कुल साधारण समझें तो ये आपका शीशा दिख रहा है, ठीक? क्या है वक्र रेखाएँ दिखाएँगी आपको लंबा या फिर लंबी रेखाएँ जो ऐसे खड़ी रेखाएँ हैं ये दर्शाएँगी। तो हमें पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं लंबाई का, तो लंबी रेखाएँ आपको लंबा होने का एहसास दिलाएँगी। आपने पढ़ा है ना कि जैसे कोई नाटी महिला है, छोटी महिला है, तो उसको किस रेखा वाले कपड़े पहनने चाहिए? पड़ी या खड़ी? तो हमें पता है कि उसे खड़ी पहनना चाहिए। वहीं अगर कोई महिला लंबी है, पतली है, तो उसे कदापि खड़ी रेखाओं वाले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। वो हमेशा पड़ी रेखाओं वाले ही वस्त्र पहनेगी, क्षैतिज रेखाओं वाले वस्त्र ही पहनेगी। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन-सा रंग गर्म रंग का उदाहरण नहीं है? ये सारे क्वेश्चन हमने अभी हाल-फिलहाल में जब हमने थ्योरी की क्लास ली थी, तो वहाँ पर डिस्कस किया था और आपको एक-एक रंग के बारे में बताया था, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी बताया था। कोई भी डाउट आपके मन में ना रह जाए, इसीलिए साक्षात क्वेश्चन आपके समक्ष रखे गए हैं। ठीक? ये आपके पीवाईक्यू भी हैं, ये आपके जो एनसीईआरटी वेस्ट बुक है वहाँ के भी हैं, तो आप इन्हें कुछ भी समझें, बस आपके दिमाग में ये छपा होना चाहिए। गर्म रंग, ठंडा रंग, उदासीन रंग, उत्तेजक रंग, उदासीन रंग, शांत रंग, सारे चीज़ आपको पता होने चाहिए। ठीक? चलिए, तो गर्म रंग कौन-सा नहीं है? बैंगनी, लाल, संतरी, पीला। तो आपको पता है कि जो लाल, पीला ये कलर होते हैं या इनसे जो मिक्स होकर रंग बनाए जाते हैं, वो आपके गर्म रंग की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ बचा क्या? आपका बैंगनी। बैंगनी रंग ही आपका ऐसा रंग है इनमें से जो कि ठंडे रंग के अंतर्गत आता है, शीतल रंग के अंतर्गत आता है, वैभव का प्रतीक माना जाता है। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है। कह रहा है निम्न में से सिल्क कपड़े के क्या-क्या गुण हैं? अगर हम एक सिल्क की बात करते हैं, तो इसमें आपके कौन-कौन से गुण होने चाहिए? पतला हो, मुलायम हो, चमकदार हो या फिर उपरोक्त सभी। तो हम सभी ने सिल्क के बारे में पढ़ रखा है, सिल्क का उत्पादन कैसे होता है,
सिल्क में कौन-कौन सी परिसज्जाएँ होती हैं, सिल्क की विशेषता क्या है, भौतिक विशेषता क्या है, रासायनिक विशेषता क्या है, इन सब को हम पढ़ते हैं, ठीक? तो ये सारी की सारी विशेषताएँ या सारे के सारे गुण हमारे सिल्क के ही हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये जो चमक होती है या जो इसकी चमक होती है रेशम की या जो रेयान की मान लेते हैं, रेयान की जो चमक होती है, उसको कम करने के लिए कौन-सी परिचर्या की जाती है? इसी के साथ-साथ आप बताएँगे कि जो ये भारण प्रक्रिया होती है, किसमें की जाती है? क्या रेयॉन में की जाती है या आपके सिल्क में की जाती है? कौन-सी भारण प्रक्रिया किसमें होती है ये आपको बताना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन-सा रंग ठंडे रंग का उदाहरण है? इनमें से कौन-सा एक रंग है जो कि आपका ठंडा है, बाकी सारे के सारे रंग गर्म हैं? क्या हरा ठंडा रंग है? लाल ठंडा रंग है, पीला, संतरी। तो अभी-अभी आपने क्या देखा था, अभी-अभी आपने बात की थी कि ये जो रंग होते हैं, ये सारे के सारे आपके गर्म रंग के उदाहरण हैं, जबकि जो ये हरा रंग है, यही आपका ठंडे रंग का उदाहरण है। हरा हो गया, नीला हो गया, बैंगनी हो गया, ये आपका जो अ, आसमानी होता है, आसमानी रंग हो गया, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं ठंडे रंग होते हैं, प्रकृति से इनका संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 क्या कह रहा है? तृतीयक रंग कैसे बनते हैं? जो आपके तृतीयक रंग होते हैं, जिसे हम टर्शियरी कलर कहते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है? क्या 2 द्वितीयक रंगों को मिलाकर हम तृतीयक रंग बनाते हैं? क्या एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिलाकर यहाँ पर तृतीयक बनाया जाता है? या फिर 2 प्राथमिक रंगों के द्वारा हम तृतीयक रंग बनाते हैं या सभी के द्वारा? तो हमें अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या मिल रहा है, जो तृतीयक रंग होते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं? तो वो आपके एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग मिलाकर आपके तृतीयक रंग बनाए जाते हैं। आपने जो प्रांग कलर व्हील पढ़ा था, देखा था, उसमें आपने इस चीज़ को देखा था। ठीक? तो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग मिलकर क्या बनाते हैं? तृतीयक रंग बनाते हैं। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? वस्त्र का उचित चयन करते समय उनके मूल तत्वों, रेखाएँ, रंग, डॉट, डॉट, डॉट और डिज़ाइन के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए। मतलब जब आप एक उचित कपड़े का उचित चुनाव कर रहे हों, तो आपको क्या-क्या ध्यान रखना है? रेखा तो आप ध्यान रखेंगे ही रखेंगे, रंग आपको पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ डिज़ाइन के सिद्धांत का ज्ञान तो होना ही चाहिए। इनमें से एक और क्या है जिसका आपको ज्ञान होना चाहिए? क्या वो बनावट है? क्या वो लय है? क्या वो रेखा है या फिर वो सामंजस्यता है? तो अगर हम एक अच्छे कपड़े का चुनाव कर रहे हैं, उचित कपड़े का चुनाव कर रहे हैं, तो उसमें रेखा, रंग, डिज़ाइन के सिद्धांत के साथ-साथ हमें बनावट का भी पता होना चाहिए, बनावट का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहा है लंबी रेखाएँ, जो आपकी लंबी रेखाएँ हैं, किसका एहसास दिलाती हैं? अभी इसी से रिलेटेड आपने एक क्वेश्चन किया था। क्या वो लय का एहसास दिलाती हैं? क्या वो लंबाई का एहसास दिलाती हैं? क्या वो सामंजस्यता का इस एहसास दिलाती हैं या फिर वो रेखा का एहसास दिलाएँगी? तो बहुत साधारण सा क्वेश्चन है कि अगर हम लंबी रेखाएँ देख रहे हैं, तो ये आपके लंबाई का एहसास दिलाती हैं। आप लंबाई के या रेखाओं के हिसाब से आप किसी व्यक्ति को जैसे कोई मोटा व्यक्ति है उसे पतला दिखा सकते हैं, कोई पतला व्यक्ति है उसे मोटा दिखा सकते हैं, कोई नाटा व्यक्ति है उसे लंबा दिखा सकते हैं या कोई लंबा व्यक्ति है तो उसकी लंबाई को हम कम दिखा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा हम वास्तविकता में कभी कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बस उसका आभास कर सकते हैं। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12
डॉट 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 रेखाएं लंबाई तथा चौड़ाई का एहसास देती हैं। यानी कि इनमें से कौन सी रेखाएं हैं जो कि लंबाई और चौड़ाई का एहसास देंगी? क्या वो तिरछी रेखाएं हैं? क्या वो क्षैतिज रेखाएं हैं? क्या वो ऊर्ध्वाधर हैं या फिर वक्र हैं? ये ऊर्ध्वाधर है आपका, ठीक। तो जो लंबाई और चौड़ाई दोनों का एहसास दिलाएं, मतलब ना व्यक्ति बहुत लंबा दिखे और ना ही व्यक्ति बहुत चौड़ा दिखे, जिसमें उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों दिख सके, ऐसी कौन सी रेखा है? तो देखिए, जब आप लंबी यानी कि क्षैतिज दिखाएंगे तो वो चौड़ा दिखेगा, जब आप ऊर्ध्वाधर दिखाएंगे तो वो लंबा दिखेगा, लेकिन जब आप तिरछी रेखाओं का प्रयोग करेंगे तो व्यक्ति ना तो बहुत लंबा दिखेगा और ना ही बहुत छोटा दिखेगा या बहुत मोटा दिखेगा। तो जब आप तिरछी रेखाओं का प्रयोग करेंगे, तो ये व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई दोनों का एहसास दिलाएगा। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन-सा उत्तेजक रंग नहीं है? हमने पहले ही बताया, उत्तेजक रंग, गर्म रंग, उदासीन रंग, शांत रंग और ये आपका हो गया इतना रंग, ठंडा रंग, गर्म रंग, ये रंग की विशेषताएँ हैं। अब ये किस रंग की कौन-सी विशेषता है, याद रखना आपका काम है, क्योंकि हमने आपको सब कुछ बता रखा है। उत्तेजक रंग नहीं है, यानी कि लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी, इनमें से कौन-सा उत्तेजक नहीं है? तो जो आपके गर्म रंग होते हैं, वो आपके उत्तेजक रंग की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर आपका बैंगनी एक ऐसा रंग है, जो कि उत्तेजक रंग की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से अवर्णक रंग हैं? प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, उदासीन रंग या फिर शांत रंग? यहाँ से अवर्णक रंग कौन से हैं? तो वो आपके उदासीन रंग ही क्या हैं? उदासीन रंग ही अवर्णक रंग की श्रेणी में आते हैं। लेकिन आपको बताना है कि उदासीन रंग हम किन-किन रंगों को कहते हैं। अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा, वैसे तो हमने इसका ज़िक्र 2 बार किया था, जब एक बार हमने पढ़ा था जो गृह सज्जा में रंगों का उपयोग करते हैं, तब वहाँ पर हमने देखा था कि उदासीन रंग कौन से हैं। लेकिन उससे पहले वाली क्लास में जब हमने ये देखा था कि रंग का व्यक्ति के मनोभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तब भी वहाँ पर आपने देखा था जो एक व्हील बनाई गई थी, जिसमें हमने काफ़ी कलर के बारे में चर्चा किया था। वहाँ पर भी आपको देखने को मिला था कि कौन-सा रंग उदासीन है, कौन-सा रंग आपका गर्म है, कौन-सा रंग ठंडा है, ठीक? तो आप एक बार वहाँ से देखकर हमें बताइएगा कि उदासीन रंगों की श्रेणी में कौन आता है। मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपका रंग का टॉपिक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके टीजीटी, पीजीटी में नहीं बल्कि नेट में बहुत पूछा जाता है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है, ये ज़ूम हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है आपसे कि प्राकृतिक, फैशनेबल और ज्यामितीय किस डिज़ाइन के तत्व का हिस्सा है? जो आपका प्राकृतिक है, फैशनेबल है और ये आपका ज्यामितीय है, ये आपके किस डिज़ाइन का तत्व या हिस्सा है, तत्व का हिस्सा है? क्या ये रेखा का है? क्या ये रंग का है? क्या ये आकार का है या फिर ये बनावट का है? तो हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक, फैशनेबल और ज्यामितीय। तो ये तो इसका तो आंसर आपका हो जाएगा, ये आकार के हैं। ज्यामितीय, वैसे भी आपको ज्यामितीय अगर शब्द देख लिया तो आपका आकार से संबंध हो जाएगा, ना कि आपका रंग से। तो यहाँ तो आपने आकार देखा, अब बात हम कर रहे हैं रंग की और हमने रंग का टॉपिक पढ़ा है। एक बार आप मुझे किन्हीं 2 प्राकृतिक रंगों के नाम बताएँगे और 2 आपके कोई रासायनिक रंग या जिसे हम कृत्रिम रंग कहते हैं, उनके नाम बताएँगे। ठीक? 2-2 आपको लिखना है प्राकृतिक रंग, क्या लिखेंगे आप?
प्राकृतिक रंग और उसी के सामने 2 रंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कृत्रिम रंग। कृत्रिम रंग, संश्लेषित रंग, रासायनिक रंग, जो भी आपको समझ में आए लिखिएगा और 2-2 उदाहरण दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है कौन सा कारक है जो वस्त्र सामग्रियों में बनावट का निर्धारण नहीं करता है? क्या वो रेशे का प्रकार है? यहाँ बात हो रही है वस्त्र सामग्रियों में, ठीक? रेशे का प्रकार है, धागे का संसाधन और धागे का प्रकार है, वस्त्र निर्माण तकनीकी है या फिर कपड़े के स्तर पर रंगाई है। तो ये रेशे का प्रकार कैसा है? धागे का साधन और प्रकार कैसा है? वस्त्र के निर्माण की तकनीकी कैसी है? ये सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपके निर्धारण करते हैं। लेकिन ये जो कपड़े के स्तर पर रंगाई है, ये कारक जो है ये वस्त्र सामग्रियों में बनावट का निर्धारण नहीं करेगा। ठीक? बनावट हो रही है तो कहाँ से हम रंग की बात करेंगे? ये आपके 3 प्रमुख हैं, हमने इनका नाम ले लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है आपका ये तो जब आपने रंग का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया था हमने, तभी आपसे पूछा था कि जो आपका विबग्योर है इसमें कौन-सा रंग नहीं है? या जो इंद्रधनुष आपका बनता है उसमें इनमें से कौन-सा रंग नहीं दिखाई देता है? लाल, नीला, सफ़ेद, हरा। हमें पता है कि सफ़ेद रंग ही ऐसा है जो कि आपको इंद्रधनुष में देखने को नहीं मिलता है। बस आपके लिए काम ये है कि इसके फुल फॉर्म को आप बताएँगे। वी से क्या है, आई से क्या है, बी से क्या है, जी से क्या है, वाई से क्या है, ओ से क्या है और आर से क्या है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप बताएँगे इंद्रधनुष के सातों रंग का नाम। अच्छा, एक चीज़ हमने देखा था कि अगर जो इंद्रधनुष है उसमें अगर सिर्फ़ आपको एक रंग दिखाई दे रहा है तो बाकी के 6 रंग कहाँ जाते हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है एक रंग की चमक के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? अगर हम बात कर रहे हैं एक रंग के चमक की, तो उसके लिए किस शब्द का आप प्रयोग करेंगे? क्या उसे मूल्य कहेंगे, तीव्रता कहेंगे, ह्यू कहेंगे या फिर पूरक कहेंगे? अगर हम बात कर रहे हैं एक रंग के चमक के लिए जो शब्द है वो है आपका तीव्रता, जिसे हम क्रोमा के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है यदि रंग डॉट 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 हो तो उसे विपरीत रंग कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है कि हम किस रंग को विपरीत रंग कहेंगे। क्या तीव्रता और मंदता में अलग-अलग होने पर? क्या मूल्य में हल्के होने पर? क्या मूल्य में तीव्र होने पर या फिर उज्ज्वल और गहरा होने पर? अगर किसी रंग को अगर हम रंग आपका तीव्र और मंदता में अलग-अलग है, तीव्रता और मंदता में अलग-अलग है, तो उसे हम विपरीत रंग कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि अगर कोई एक ही रंग है, कोई मतलब एक ही रंग है, वो उसका प्रयोग हम हल्के से गहरा या फिर गहरे से हल्का कर रहे हैं, तो वो आपकी कौन-सी रंग योजना कहलाएगी? जैसे आपको जब आपने क्या पढ़ा था? जब आपने पढ़ा था यहाँ पर देखते हैं, जब आपने पढ़ा था कलर व्हील, ठीक? गोला तो नहीं बना, कोई बात नहीं है, हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। जब आपका गोला नहीं बना, तो ये बना लिए गोला बन गया। जब आपने इसमें क्या देखा था? जब आपने कलर व्हील बनाया था, तो ऐसे ही आपका गोला बना था। इस गोले में आपने देखा था ऐसे आपके अलग-अलग कलर थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे। तो एक आपकी रंग योजना हमने ऐसी बनाई थी कि जैसे ये आपका रेड हो गया, तो रेड में ये मान लेते हैं रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ये आपका वॉयलेट हो गया, ये आपका ब्लैक हो गया, ये आपका व्हाइट हो गया, ये आपका पिंक हो गया, कुछ भी मान लेते हैं। तो जैसे ये आपका रेड है और जब आपने इसी रेड का डार्क और लाइट लिया, मतलब
आपने कोई ऐसी सज्जा की जिसमें आपने एक ही रंग लिया, रेड कलर लिया और उसी का डार्क कलर से आपने सेट बनाया और लाइट कलर्स का उपयोग किया। तो ये आपकी कौन-सी रंग योजना हो जाती है, आपको बताना है। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है। कह रहा है पीला नारंगी, लाल नारंगी और पीला हरा किसके उदाहरण है या किस रंग के उदाहरण हैं? प्राथमिक के हैं, द्वितीयक के हैं, तृतीयक के हैं, ऋणात्मक रंग हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पीला नारंगी हो गया, लाल नारंगी हो गया, पीला हरा हो गया, तो ये आपके तृतीय रंग योजना के उदाहरण हैं। कैसे हैं? तृतीय रंग। पीला आपका कौन-सा कलर है? प्राइमरी है। नारंगी आपका कौन-सा है? सेकेंडरी है। और जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी को मिक्स कर रहे थे तब हमारा बन रहा था टर्शियरी यानी कि तृतीयक रंग बन रहा था। तो उम्मीद है कि इसे आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक ये कौन-सा है? तृतीय कलर आपका है, तीसरा रंग आपका है, जो कि पहले और दूसरे से मिल रहा है। यहाँ पर भी लाल आपका क्या है? प्राथमिक है, नारंगी द्वितीयक है। पीला आपका प्राथमिक है, हरा आपका द्वितीयक है। तो जब आप एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिला रहे हैं तब आपको टर्शियरी रंग मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य तत्व एक रंग की छाया से संबंधित है? क्या रेखा है? क्या बनावट है, मूल्य है या फिर आकार है? तो इनमें से जो तत्व आपका दृश्य तत्व एक रंग की छाया से संबंध रखता है वो आपका मूल्य है। क्या है? वो आपका मूल्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। कह रहा है जब सफेद रंग को जब सफेद रंग को किसी अन्य रंग से जोड़ा जाता है तो वो रंग आपका कहलाता है। क्या कहलाता है? एक छाया कहलाता है, टोन कहलाता है, टिंट कहलाता है या फिर ह्यू कहलाता है। जब आप सफ़ेद रंग को किसी अन्य रंग में मिलाते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका शेड नहीं कहलाता है। शेड तो जब आप काला मिलाते हैं तब कहलाता है। कहलाएगा क्या? टिंट कहलाता है। और जब आप ग्रे मिलाते हैं तब टोन कहलाता है। ब्लैक मिलाते हैं तो वो आपका शेड कहलाता है। ह्यू आपके कलर का नाम ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है गति व दिशा को निर्धारित करती है। इनमें से क्या गति और दिशा को निर्धारित करती है? क्या आकार करता है? क्या आपका रेखा करता है? पैटर्न करता है या फिर रंग करता है? तो आपकी दिशा और गति को निर्धारित करने वाला रेखा होता है। क्या होता है? रेखा होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 रेखाएँ क्या दर्शाती हैं? ये जो रेखाएँ होती हैं, वो क्या दर्शाती हैं? क्या ऊपर की तरफ गति करना, एक दूसरे की ओर गति करना, तिरछी तरफ गति दर्शाना या फिर गोलाई में गति दर्शाना? अगर हम रेखाओं की बात कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर की तरफ गति करना दिखा रही हैं। हालाँकि यहाँ पर कोई ऐसी खड़ी रेखा, पड़ी रेखा ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो एक सिंपल सा आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वहाँ पर सिंपल सा था कि रेखाएँ क्या दर्शाती हैं, तो रेखाएँ आपका ऊपर की तरफ गति दर्शाती हैं। यही आपका ऑप्शन था बट मुझे ये ठीक नहीं लगा क्योंकि जब आप ऐसे दिए होता कि खड़ी रेखाएँ क्या दर्शाती हैं, तो हमारे लिए और भी आसान होता बट कोई नहीं, हम देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है। कह रहा है इसमें से कौन-सी रेखाएँ नाटकीय प्रभाव देती हैं? नाटकीय का मतलब ये हो गया कि ये जैसे वो जो आपका ड्रामा होता है उससे नहीं लिया गया है। नाटकीय का मतलब यहाँ पर समझिएगा कि जैसे छोटेपन का थोड़ा-सा कह सकते हैं। क्या वो क्षैतिज रेखाएँ हैं? क्या वो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं? क्या वो वक्र रेखाएँ हैं या फिर वो तिरछी रेखाएँ हैं?
तो जो हमारी ये नाटकीय प्रभाव देती हैं या नाटकीय प्रभाव देने वाली रेखाएँ हैं, वो तिरछी रेखाएँ होती हैं। ये आपको थोड़ा-सा छोटा होने का एहसास दिलाती हैं। ठीक? अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी तक आपने 25 क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन में लगभग-लगभग चीज़ें वही पूछी जा रही हैं, लेकिन इनके जो पूछने का लहज़ा है, वो बदलता जा रहा है। हर क्वेश्चन का अपना एक अलग तरीका है पूछने का, आंसर लगभग-लगभग वही आ रहे हैं, ठीक? तो ये क्वेश्चन आपके अलग-अलग तरह से फ्रेम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया? नहीं, 25 था, बात कर लेते हैं 26 का। ये एक्चुअली आपका जो पीडीएफ तैयार हुआ है, ये पीडीएफ आपका एक पेज में एक ही क्वेश्चन है, इसीलिए आपके पास स्पेस ज़्यादा रखा गया है। अभी तक क्या होता था कि स्पेस हमारे पास कम होता था, अगर कुछ भी हमें एक्स्ट्रा समझना हुआ, तो हमें दिक्कत होती थी, हम कहाँ पर समझते थे। तो ये आपका थोड़ा-सा पेज एक पेज में एक ही क्वेश्चन रखा गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही होगी तो आप बताना, हम नेक्स्ट टाइम जो आपका ये क्वेश्चन वाला तैयार करेंगे पीडीएफ, उसमें एक पेज में 2 क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे। वैसे मैंने ये सोचा है कि अभी आपका थोड़ा-सा ये जैसे ये तो हमारा काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ईज़ी है और हमने हाल-फिलहाल में पढ़ा है। तो जब आपके नए क्वेश्चन होंगे तो मुझे ऐसे साइड में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, हम नीचे ही उसको लिख लिया करेंगे और समझ लिया करेंगे। क्योंकि अभी हमें थोड़ा-सा टाइम चाहिए, उसके बाद हमें सिर्फ़ रिवीज़न ही करना है, तो हम एक-एक अपना ब्रांच उठाएँगे और रिवीज़न एक साइड से करते हुए जाएँगे। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि चीज़ों को भूल-भाल चुके होंगे काफ़ी कुछ, तो उसको भी तो हमें रिकॉल करना पड़ेगा, तो जब ऐसे सिर्फ़ हम मुँह से ही बोल देते हैं, तो वो भी आपके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन जब आपके सामने एक बार टाइपिंग हुआ रहेगा, तो आसान रहेगा आपके लिए, ठीक? हम यहाँ बात कर रहे हैं, आपको गलत कथन छाँटना है। ह्यू रंगों के नाम को कहते हैं। रंगों की चमक और मंदता को तीव्रता कहते हैं। रेखाओं के जोड़ की आकृति बनती है। परवलय वक्र रेखा नहीं है। यहाँ पर गलत आपको बताना है। तो ह्यू रंगों का नाम है, हम जानते हैं। चमक और मंदता तीव्रता कहलाती है, ये भी हम जानते हैं। रेखाओं को जोड़कर हम आकृति बनाते हैं, जैसे हमने 3 रेखाओं को जोड़ा तो त्रिभुज बन गया, 4 को जोड़ा तो चतुर्भुज बन गया। हमने 5 रेखाओं को जोड़ा तो पंचभुज बन गया, फिर हमने 6 रेखाओं को जोड़ा षष्ठभुज बन गया। ऐसे-ऐसे हम ये रेखाओं को जोड़कर आकृतियाँ बनाते हैं। ये परवलय वक्र रेखा नहीं है, ये गलत है, ठीक? अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है सफ़ेद, काले, धूसर, रजत और धात्विक रंगों को क्या कहा जाता है? तो जो आपका सफ़ेद, काले, धूसर रंग हैं या रजत और धात्विक रंग हैं, इनको हम क्या प्राथमिक रंग कहेंगे, माध्यमिक रंग कहेंगे, द्वितीयक रंग कहेंगे या फिर उदासीन रंग कहेंगे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हमारे प्राथमिक, माध्यमिक और द्वितीयक में नहीं आते हैं। ये किसमें आते हैं? उदासीन रंगों के अंतर्गत आते हैं और हमने यही क्वेश्चन आपसे अभी कुछ 3-4 या 5-6 क्वेश्चन पहले ही पूछा था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीन रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। कह रहा है रंगों का अध्ययन पर निर्भर करता है। यहाँ पर आपका डॉट होना चाहिए। किस पर निर्भर करता है आपको बताना है। क्या रेखा पर, आकार पर, बनावट पर या फिर प्रकाश पर? तो आप सभी को पता है कि रंगों का जो अध्ययन है वो प्रकाश पर निर्भर करता है। प्रकाश की वजह से ही आपको रंग दिखाई देते हैं। ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कह रहा है रंग का ग्रे पैमाने पर अधिकतम मान है, क्या है? काला है, सफेद है, धूसर है या फिर लाल है? ग्रे पैमाना क्या है? ग्रे पैमाना एक आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक खोल कर देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक ऐसे पैमाना दिया गया है, एक फिगर बना है जिसमें कुछ मान लिखे गए हैं जो कि 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आएगा नहीं, टोटल 10 दिए गए हैं।
यानी कि 11 ग्रेड बनाए गए हैं और यहाँ से काले से स्टार्ट होता है। काले से स्टार्ट होगा, बीच में आपका 5 पे धूसर रहेगा और यहाँ पर आपका सफ़ेद हो जाएगा। वही जो कॉन्सेप्ट अभी आपने पढ़ा था टिंट शेड और आपका टिंट शेड और आपका एक टोन था, पढ़ा था आपने ना? तो वही वाला कॉन्सेप्ट है आपका। तो आपको बताना है कि जो आपका ग्रे पैमाना है, इस पर जो सबसे अधिकतम मान होगा, वो किसका होगा? क्या काले का होगा, सफ़ेद का होगा, धूसर का होगा या फिर वो लाल का होगा? तो जो ग्रे पैमाने पर आपका सबसे अधिक मान होता है, वो आपका सफ़ेद का होता है। अभी हमने बताया ना कि 0 ऐसे थोड़ा-सा यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, स्पेस तो है ही हमारे पास। ये हो गया आपका पैमाना बन गया, ठीक? ये आपका पूरा पैमाना बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये हो गया। यहाँ पर आपका यहाँ पे होता है काला। क्या होता है? काला। यहाँ पर 5 नंबर पर आपका होता है धूसर। जिसे हम ग्रे कहते हैं और यहाँ पर होता है सफ़ेद, ठीक? तो वही आपका पूछा जा रहा है जो आपका ग्रे पैमाना है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मान किसका है? तो किसका है? सफ़ेद का है, ठीक? और आपको पता है कि जब हम काले में कोई रंग मिक्स करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है? शेड कहलाता है और जब सफ़ेद मिक्स करते हैं, टिंट कहलाता है, वहीं जब हम ग्रे मिक्स करते हैं, तो वो आपका टोन कहलाता है, ठीक? उम्मीद है कि ये पैमाना आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये जो आपने 29 क्वेश्चन देखे, ये आपके सारे के सारे एनसीईआरटी से ही उठाए गए क्वेश्चन थे। इसमें कुछ मैंने अपने आप से ऐड नहीं किया था क्योंकि यही आपके इतना क्वेश्चन हो रहे थे, इतने इम्पोर्टेंट, तो इनको छोड़ते तो बन ही नहीं रहा था। साथ ही आपके पास जो बुक है मंजू पाटनी मैम की है, उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए थे जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगे तो उनको भी मैंने उठा लिया। अब कुछ आपके पीवाईक्यू भी ऐसे थे कि जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते थे तो उन्हें भी उठाना पड़ा, ठीक? तो कहने का मतलब है कि जो आपके कलर का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। चलिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन आपके 50 ही रखे गए हैं। क्लास में भी आपकी थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, 1 ऑवर की हो सकती है, तो आप लोग भागेंगे नहीं। अगर कोई भी बच्चा उठ के बीच से भागा तो मैं टाँगे तोड़ूँगी, ये मैं आपको कल से कह रही हूँ क्योंकि आपका एग्ज़ाम पास में है और आप जो हैं क्लास लेते नहीं हैं। ये बहुत गलत बात है। अगर कोई आपके लिए अपना समय निकाल के दे रहा है, आपको आपसे मैं पैसा नहीं ले रही हूँ। इस बात को आप समझिएगा कि अगर कोई आपके लिए फ्री में कुछ कर रहा है, तो थोड़ी-सी तो आपको भी आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है ना कि आप भी थोड़ा-सा समय दें, थोड़ा-सा सपोर्ट दिखाएँ, थोड़ा-सा प्यार दें। आपका काम क्या है? आए थोड़ा-सा देखे चल दिए, मन ऊब गया चल दिए, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। तो आपको रुके रहना है। ओनली 50 क्वेश्चन हैं आपके पास। चलिए, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की जो कि है आपका कमरे की रंग योजना को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्या कमरे का आकार है? क्या चित्र है? क्या सिद्धांत है? क्या फ़ैशन है? अच्छा मैं ये बोलती हूँ कि टाँगे तोड़ दूँगी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच में आके आपकी टाँगे तोड़ दूँगी। बस ऐसे ही आपको थोड़ा-सा डाँट देती हूँ ताकि आप लोग थोड़ा-सा डर जाएँ। वैसे पता है डरते तो हैं नहीं, बट थोड़ा-सा डाँट देती हूँ ताकि थोड़ा-सा डर जाएँ, ज़्यादा नहीं। ठीक? तो अगर किसी को ज़्यादा डर लग रहा हो या फिर कुछ नहीं, चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो आपको पता है अगर कमरे की रंग योजना है, अगर उसे हम रंग योजना बना रहे हैं तो उसमें प्रभावित करने वाले कारकों में कमरे का आकार आ जाता है, चित्रवृत्ति आ जाती है, साथ ही साथ फैशन भी आ जाता है, लेकिन ये सिद्धांत वहाँ पर आपका प्रभावित कारकों में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है। कौन-सा सिद्धांत नहीं है? पिगमेंट सिद्धांत नहीं है, भौतिक शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है या सब समाज शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है।
तो जो रंग से संबंधित सिद्धांत यहाँ पर नहीं है, वो आपका है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ये आपके रंग से संबंधित सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है पिगमेंट रंग के सिद्धांत में मूल रंग नहीं है। अच्छा, मूल रंग का मतलब समझ में आ रहा है? प्राथमिक रंग, जिन्हें हम किसी और रंग से प्राप्त नहीं कर सकते, वही हमारे प्राथमिक रंग हैं, वही हमारे मूल रंग हैं, वही स्वतंत्र रंग की श्रेणी में आता है। तो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, कन्फ्यूज़ होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो जो हमारे मूल रंग हैं, लाल, पीला और नीला है। हरा हमारा प्राथमिक रंग, स्वतंत्र रंग, मूल रंग के अंतर्गत नहीं आता है। ये तो हमारा सेकेंडरी कलर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, आप में से किस-किस को मेरे डाँटने से बुरा लगता है? अगर जिसको-जिसको भी गुस्सा आता है डाँटने पर, एक बार कमेंट ज़रूर करना, ठीक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है, कह रहा है प्राथमिक रंग नहीं है। क्वेश्चन वही है, बातें वही हैं, पूछने का लहज़ा बदल गया है सबका। प्राथमिक रंग नहीं है, लाल, पीला, हरा, नीला। हम सब जानते हैं यही हमारा हरा जो है, ये हमारा प्राथमिक रंग नहीं है। अब यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए स्वतंत्र रंग है, स्वतंत्र रंग नहीं है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। सहायक रंग नहीं है। फिर से वही क्वेश्चन, एक शब्द आपके लिए और आ गया। अभी सहायक रंग का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पर जो प्राथमिक रंग है वो कौन-सा सहायक रंग नहीं है। इनमें से कौन-सा आपका सहायक रंग नहीं है? क्या नारंगी, हरा, नीला, बैंगनी? तो यहाँ पर एक ही आपका ऐसा है जो कि सहायक रंग नहीं है। सहायक रंग का मतलब आप ये समझिए कि आपका उस रंग की किसी भी रंग की सहायता से उसको नहीं बनाया जा सकता है, कहने का मतलब कौन-सा प्राथमिक रंग है। तो यहाँ पर आपके लिए एक शब्द और तैयार हो गया, इसका आंसर जो सहायक रंग नहीं है वो आपका नीला है, क्योंकि नीला आपका स्वतंत्र रंग है, ये सहायक रंग नहीं है। तो जो स्वतंत्र है वो सहायक नहीं है। स्वतंत्र रंग बोला जाए, प्राथमिक रंग बोला जाए, सहायक स्वतंत्र रंग बोला जाए, प्राथमिक रंग बोला जाए और एक अभी नाम क्या देखा था हमने? अभी एक नाम कोई और देखा था, दिमाग से निकल गया। प्राथमिक रंग हो गया और साथ ही आपका मूल रंग याद नहीं आ रहा था देखिए। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि मूल रंग कौन-सा है, ठीक? स्वतंत्र रंग कौन-सा है? आपका साथ ही साथ आपका सहायक रंग नहीं है, सहायक रंग नहीं है। तो ये आपके कौन से हैं? प्राथमिक रंग है। तो ये सारे के सारे एक ही रंग की बात हो रही है, वही जो आपका नीला, पीला और लाल है। इसी 3 रंग की बात होगी, इसके लिए 4-4 शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। रंगों का गुण नहीं है, ह्यू नहीं है, मूल्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, क्रोमा नहीं है। तो रंगों के गुण की 3 आपने रंगों के गुण पढ़े थे जिसमें ह्यू, मूल्य और क्रोमा आ रहे थे, जबकि लक्ष्य आपके रंगों से संबंधित ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। कह रहा है प्रांग के अनुसार सर्वाधिक रंग गर्म रंग है। प्रांग महोदय ने किस किस रंग को गर्म रंग बताया था? लाल एवं नारंगी को, हरा एवं पीला को, नीला और पीला को, बैंगनी और बसंती को। अच्छा, बसंती कौन-सा रंग है? एक बार कमेंट करके बताना कि बसंती रंग हम किस रंग को कहते हैं। बाकी बैंगनी ये आपका गर्म रंग नहीं है, लेकिन ये बसंती आपका रंग है गर्म। नीला आपका गर्म रंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका पीला रंग आ गया। हरा रंग आपका गर्म रंग नहीं है, लेकिन साथ में आपको दे दिया पीला रंग, ये गर्म रंग है। कहने का मतलब गर्म रंग ही पूछा जा रहा है। तो ये आपके जो इस साइड के रंग हैं, ये सारे के सारे आपके ठंडे रंगों की श्रेणी में आते हैं। बस यही आपका एक लाल एवं नारंगी एक ऐसे रंग हैं जो कि आपके गर्म श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और सबसे गर्म रंग आपका लाल ही है, ठीक? अगर आपसे कभी अलग-अलग पूछे तो। अदरवाइज़ आपको लाल और नारंगी ध्यान रखना है।
ये बताइए कि ये नारंगी आप सभी ने इतना पढ़ लिया है, इस क्वेश्चन में भी हमने कई बार देखा। एक बार बताना ये नारंगी रंग कौन-सा रंग है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन-सा है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 भाग गया। कह रहा है विपरीत रंग योजना का प्रकार नहीं है। आपने जो कलर स्कीम पढ़ी थी, रंग योजना पढ़ा था, तो उसमें आपने एक विपरीत रंग योजना पढ़ा था। कौन-सा नहीं है? पूरक रंग योजना नहीं है, दोहरी पूरक रंग योजना नहीं है, खंडित पूरक रंग योजना नहीं है या फिर चतुर्थ रंग योजना नहीं है। तो आपने विपरीत रंग योजना में 4 रंग योजनाओं को पढ़ा था, जिसमें आपने पूरक पढ़ा, दोहरी पूरक पढ़ा, खंडित भी पढ़ा था। लेकिन क्या आपने कहीं पर चतुर्थ रंग योजना पढ़ा था? नहीं पढ़ा था। तो यही आपका एक अलग हो गया, चतुर्थ रंग योजना आपके विपरीत रंग योजना में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। कह रहा है खाका के सिद्धांत में यह सम्मिलित नहीं है। प्रसारण, लय, रंग, संतुलन। खाका का मतलब समझ में आ रहा है आपका? ये खाका क्या है? खाका तो हमने डिस्कस नहीं किया। किया है, आपको याद नहीं है। ये क्या लिखा हमने? ये लिखा हमने डिज़ाइन। क्या आपने डिज़ाइन नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो डिज़ाइन के सिद्धांत में कौन-सा सम्मिलित नहीं है? प्रसारण है, लय है, संतुलन है। लेकिन ये जो कलर था आपका, ये कला के तत्व थे, सिद्धांत नहीं थे। ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। प्रांग वर्ण चक्र। प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक आपने क्या बनाया था, जो हमने कलर व्हील बनाई थी, ऐसी बनाई थी। फिर उसमें हमने क्या देखा था कि 3 वर्ण आपस में एक समान दूरी पर थे। मतलब एक यहाँ था, फिर 3 छोड़कर आपका एक यहाँ था, फिर यहाँ पर था। मतलब इन तीनों के बीच की दूरी जो है समान थी, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम अनुपूरक कहते हैं? क्या उसे हम अनुरूप कहते हैं? क्या हम उसे चतुष्क कहते हैं या फिर हम उसे त्रिक कहते हैं? तो आपको याद होगी जो त्रिकोण आपने देखा था, ये त्रिकोण है ना आपका? हाँ, वही है आपका। तो जो प्रांग वर्ण चक्र में जो 3 वर्ण आपस में एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? त्रिक के नाम से जानते हैं। ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका। इनमें से कौन निष्प्रभावी रंग नहीं है? निष्प्रभावी रंग कौन-सा नहीं है? सफ़ेद नहीं है, हल्का भूरा नहीं है, काला नहीं है या फिर हल्का नीला। तो यहाँ पर आपको एक रंग ऐसा ही दिख रहा है जो कि आपका निष्प्रभावी नहीं है, वो है हल्का नीला। हल्का नीला को छोड़कर अब यहाँ पर निष्प्रभावी नहीं है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि निष्प्रभावी रंग कौन से हैं, तो इन तीनों को बस आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से तटस्थ रंग नहीं हैं? और एक दिन हमने कम्युनिटी पोस्ट पर भी आपके लिए क्वेश्चन डाला था कि इनमें से कौन-सा तटस्थ रंग है? आपको बता देना है आज कि कौन-सा तटस्थ रंग नहीं है। क्या वो काला है, लाल है, सफ़ेद है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो आपके तटस्थ रंग की श्रेणी में आते हैं वो काला और सफ़ेद हैं। बाकी आपका जो आंसर होगा वो होगा लाल, क्योंकि लाल आपका तटस्थ श्रेणी के रंगों के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। कह रहा है मज़ा, फैशन और चटक रंग के वस्त्र पसंद से जुड़े हैं। अगर बिल्कुल साधारण सा शब्दों में आप समझें, तो जैसे मज़े हो गए या फ़ैशन हो गए या चटक रंग हो गए, ये किसका प्रतीक हैं? क्या ये उत्कृष्टता का प्रतीक हैं, यौवन का प्रतीक हैं, खुशी का प्रतीक हैं या फिर उदासी का प्रतीक हैं? तो अगर चटक रंग की बात ही की जाए, तो जो हमारे चटक रंग होते हैं, वो खुशी का प्रतीक होते हैं। बाकी आपको उलझने की ज़रूरत है ही नहीं कि ये क्या पूछ रहा है और क्या नहीं।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, जो कि आपसे पूछ रहा है वर्ण, गहराई, मान किसकी 3 भिन्न बीमाएँ हैं? वर्ण, गहराई और मान किसकी 3 भिन्न बीमाएँ हैं? क्या पैटर्न की हैं? क्या रचना की हैं? क्या रंग की हैं? या फिर रेखा की हैं? तो ये आपके जो अलग-अलग ये मान, गहराई, वर्ण ये तीनों जो हैं आपके भिन्न-भिन्न हैं, भिन्न-भिन्न बीमाएँ हैं, ये आपके रंग की ही होती हैं और आपने इसको पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं। यहाँ पर तीखे रंग का मतलब आप चुभन से मत ले लीजिएगा, कड़वाहट से मत ले लीजिएगा। तीखे का यहाँ पर हम दर्शा सकते हैं कि ये चटक चटक रंग से ले सकते हैं। तो जो चटक रंग है ये कपड़े में क्या दर्शाते हैं? विश्वास को दर्शाते हैं, मानसिक असंतुलन, ये संतुलन नहीं मानसिक असंतुलन होगा। मानसिक असंतुलन को दर्शाते हैं, खुशी को दर्शाते हैं या फिर विश्वास की कमी को दर्शाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर असंतुलन ही था, बाय मिस्टेक यहाँ पर संतुलन हो गया है। तो कुल मिलाकर जो हमारे तीखे कलर हैं या जो चटक रंग के कपड़े हैं वो खुशी को दर्शाने का कार्य करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 है। जब काला रंग, अभी एक क्वेश्चन आपने देखा था, जब सफ़ेद रंग किसी रंग में डाला जाता है तो क्या कहलाता है? यहाँ पर उसी का अपोजिट क्वेश्चन है कि जब काला रंग किसी रंग में डाला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम क्रोमा कहते हैं, छाया कहते हैं, रंग मूल्य कहते हैं या फिर टिंट कहते हैं? तो टिंट तो हम उसे कहते हैं जब सफ़ेद डालते हैं, क्रोमा तीव्रता है आपका, रंग मूल्य वैल्यू है आपकी और छाया यानी कि शेड। तो जब आप काले रंग को किसी रंग में डालते हैं तो वो आपका छाया कहलाता है, शेड कहलाता है, ठीक? वो क्या कहलाता है आपका? शेड कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है रजक पदार्थ में 3 मूल रंग कौन से हैं? रंजक पदार्थ में 3 मूल रंग कौन से हैं? अगर मूल रंग की बात की गई है तो प्राथमिक रंग, स्वतंत्र रंग यानी कि गैर सहायक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, पीला, हरा आ गया, कट गया। नारंगी, हरा, बैंगनी तीनों ही कट गए। काला, सफ़ेद, स्लेटी ये आपके वही उदासीन रंग हैं। वही आपके उदासीन रंग हैं, तटस्थ रंग हैं। बाकी बचा आपका काला सॉरी लाल, पीला और नीला। ये आपके क्या हैं? यही आपके मूल रंग हैं जिसे हम RYB के नाम से जानते हैं। ठीक? रेड, येलो और ब्लू के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 अच्छा एक चीज़ और, आपकी जो यूथ है, यूथ में मैंने देखा कहीं-कहीं पर आपके ग्रीन को भी प्राथमिक रंग उन्होंने बताया है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बुकों में देखेंगे तो प्राथमिक रंग आपका यही है, जो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था, ब्लू, येलो और ये रेड। यही 3 आपके प्राथमिक रंग हैं, स्वतंत्र रंग हैं, यही आपके गैर सहायक रंग हैं, यही आपके मूल रंग कहलाते हैं, यही आपके प्राकृतिक रंग हैं। ठीक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, कह रहा है पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में कहाँ पर होते हैं? एक दूसरे के बगल-बगल होते हैं या एक तिकोनी विन्यास में होते हैं, एकांतर स्थान पर होते हैं या एक दूसरे के आमने-सामने होते हैं? तो यहाँ पर अगर आपको थोड़ा-सा याद आ रहा हो तो हम बनाएँगे एक कलर व्हील, ठीक? ये थोड़ा-सा छोटा, इतना बड़ा, ठीक? तो इसमें कह रहा है कि जो आपका पूरक रंग है, पहला कह रहा है कि एक दूसरे के अगल-बगल, ये आपका ये हो गया कि जो यहाँ पर जो आपकी जैसे कलर व्हील बनी थी, तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि ये जो अगल-बगल के थे, ये आपके पूरक थे। तिकोने विन्यास में जो त्रिक बन रहा था, यह समान दूरी पर थे, वो थे या फिर जो आपके एकांतर स्थान पर यानी कि एक यहाँ और एक यहाँ, एक के अंतर पर थे या फिर जो एक दूसरे के सामने थे। मतलब एक रंग यहाँ, उसके ठीक सामने यहाँ। तो पूरक रंग क्या था?
वही आपका पूरक रंग था जो जो आपका कहाँ पर था? तो पूरक रंग वे रंग होते हैं जो रंग चक्र में एक दूसरे के समान सामने पाए जाते हैं। एक जो यहाँ है उसी के ठीक सामने यहाँ, यहाँ है इसके ठीक सामने यहाँ, यहाँ है इसके ठीक सामने यहाँ। तो ये आपका पूरक रंग योजना था। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। कह रहा है, प्रांग कलर चार्ट के आस-पास के रंगों का उपयोग करने वाली योजना है। वही अभी हमने आपको बताया कि जो आप प्रांग कलर व्हील है, जो आपकी ये आमने-सामने की रंग योजना बनती है, जैसे ये आपका 4 बन गया, ये हो गया, ये हो गया और चलिए, एक यहाँ से बना लेते हैं, ये हो गया, एक यहाँ से बना लेते हैं, ये हो गया, ठीक? अब ये जो कह रहा है प्रांग कलर चार्ट में आस-पास के रंगों का उपयोग करके, ये जो आस-पास के 3 मान लेते हैं, इन तीनों का उपयोग करके आप कौन-सी रंग योजना बना रहे हैं? क्या वो मोनोक्रोमैटिक है, एनालॉगस है, प्रकाश है या फिर पुनरावृत्ति है? तो ये दोनों ऑप्शन तो हमने पहले ही हटा दिया। बचा आपका मोनोक्रोमैटिक और एनालॉगस। तो जब आप प्रकाश कलर चार्ट में प्रकाश कलर चार्ट के आसपास के रंगों का उपयोग करके जो रंग योजना बनाते हैं, वो आपका कहलाता है एनालॉगस। एनालॉगस क्या था? तो जब आप वही आसपास के 2 या 3 रंगों को मिलाकर जब कलर योजना बना रहे थे, तो वो आपका एनालॉगस था। अगर आपको मोनोक्रोमैटिक याद हो, तो कोई भी एक रंग उसी के हल्के या फिर गाढ़े, मतलब जैसे आपने रेड लिया, ब्लू का उदाहरण आपके जब हमने पढ़ाया था तो दिखाया था आपको। जैसे ब्लू हो गया या ग्रीन ले लिए हम, कोई भी ले लेते हैं, उसके गाढ़े से हल्का और हल्के से गाढ़े जो रंग का प्रयोग करके योजना बनाते हैं, वही आपका मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम कहलाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 जो कि है बाह्य सज्जा में महत्वपूर्ण है। जो आप बाह्य सज्जा कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? फर्नीचर इम्पोर्टेंट है, रंग है, प्रकाश है, पुनरावृत्त है। तो अगर हम बात कर रहे हैं बाहर की सजावट, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप घर के बाहर की सज्जा कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर फर्नीचर तो लगा नहीं देंगे। फर्नीचर की बात छोड़ दीजिए, पुनरावृत्त की बात छोड़ दीजिए, प्रकाश को हटा दीजिए, बात कर लीजिए रंग की। तो रंग का आपको विशेष महत्व होता है। कहीं आपने कलर दीवार करवाई, आपने क्या किया उसी में लाल, पीला, काला, नीला जो भी रंग था आपने सब पुतवा डाला। तो वो कलर कैसा लगेगा? बहुत ही बेढंगा लगेगा। तो जब भी आप बाह्य सज्जा कर रहे हो तो आपको वहाँ पर रंग का विशेष ध्यान देना है या रंग का विशेष महत्वपूर्ण महत्व होता है। आप बात कर लेते हैं हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 50। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है काला रंग प्रतीक है। वैसे ये प्रतीक से हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा-सा चेंज कर के आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काला रंग किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, दुःख का प्रतीक है या फिर प्रसन्नता का प्रतीक है? तो काला रंग जो है हमारा, ये दुःख का प्रतीक है, शोक का प्रतीक है, कलंक का प्रतीक है और कुकर्म का प्रतीक है। आपने इन सभी सभी टर्मों को देखा है, तो ये इसके प्रतीक हैं। अगर आपने कलर के टॉपिक को अभी तक नहीं पढ़ा है, तो एक बार जाकर अभी हाल-फिलहाल में हमने कलर के टॉपिक को डिस्कस किया है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की थी हमने, ठीक? तो ये आज के आपके कलर के टॉपिक के 50 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया है, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, क्लास आपको पसंद आ गई हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये समय आपके प्रैक्टिस का है, तो आप में से जिन लोगों ने भी टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि हर रात 9 बजे आपकी क्विज़ होती है। क्वेश्चन 5 ही होते हैं, बट आपके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, रिवीजन के लायक होते हैं, आपको उनको ध्यान रखना होता है। तो अगर आप
पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपको लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जॉइन कर सकते हैं और जितना आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं वहाँ पर जाकर लगा सकते हैं। 5-5 क्वेश्चनों की सीरीज़ है आपकी, एक-एक करके आप सॉल्व कर डालेंगे। कुछ नहीं तो मेरा ये अनुमान है कि आपके 200-300 क्वेश्चन तो वहीं से आपको मिल जाया करेंगे। बाकी आपकी कम्युनिटी पोस्ट पर तो डेली एक क्वेश्चन होता ही है, वहाँ के भी क्वेश्चन आपके काफ़ी अच्छे होते हैं। वहाँ पर हम कुछ जो इम्पोर्टेंट डेज़ होते हैं ज़्यादातर उन्हीं को डालते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को डालते हैं जो इम्पोर्टेंट डेज़ वाले होते हैं। तो आपके लिए वो भी ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन आप पर डे वहाँ पर सॉल्व करा करें। बाकी जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने आपसे किए होंगे, उनका जवाब ज़रूर दीजिएगा। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और हाँ, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था, फिर से आपसे एक बात बोलना चाहेंगे कि आप में से जिनको भी होम मैनेजमेंट में कोई भी आपका टॉपिक ऐसा लग रहा हो कि हमें इसकी थ्योरी की क्लास लेनी चाहिए, तो वो आज ही कमेंट कर देगा क्योंकि अगर आप कल कमेंट करेंगे तो उसकी क्लास आपकी परसों होगी और अगर शाम तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो मैं आप अपने हिसाब से कल की आपकी जो क्लास होगी उसको तैयार कर लूँगी, चाहे प्रैक्टिस की हो या फिर कोई थ्योरी की क्लास हो, ठीक? तो उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे और जो भी आपसे कहा गया है आप उसको तुरंत कर लेंगे। आज के लिए हम यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस वगैरह लगाया करिए।